मतलब जैसे एक टोकरी में आम रखे हों तो आप संख्या बढ़ाने के लिए सोचो कि भाई एक आम और रख लिया जाए, भले ही खराब सही। अब वो खराब आदमी आपकी संख्या नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपके जो आम हैं उन्हें भी खराब कर देगा। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो आज हम लोगों के लिए कभी हमारे बीच में अशोक यादव जी बोल के गए हैं, इससे पहले और भी कई साथी बोले हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है। मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं साहब काशीराम जी जो इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जब काम करना शुरू किए तो मेरी 27 साल की एज थी और मेरी 6 साल की कुल नौकरी थी, तभी मैं उनके सानिध्य में आ गया था। तो उस वक़्त भी मुझे नहीं लगता था कि कुछ होगा, और वो जो हुआ वो आपके और हमने सबने देखा है, सबके सामने रिकॉर्ड है। तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि ये जो हम लोग विधवा विलाप कर रहे थे, इसे अंग्रेजी में लेमेंटिंग बोलते हैं, तो आप लोग खुश हो जाइए, अब आपको किसी को भी लेमेंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी जो चिंताएं हमारी, जो सारी जो फिक्र है, उसका समाधान ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो आंदोलन है। मैं इसको आंदोलन इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसमें पूजा पद्धति नहीं है, इसमें पूजा पाठ नहीं सिखाया जा रहा है आपको। यहाँ जरूर हम सांस्कृतिक आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है। ये एक वैचारिक क्रांति की मूवमेंट है जो सही माने में तथागत बुद्ध ने शुरू की थी। आज से मेरे ख्याल से 2600 साल पूर्व की बात है। तो इसमें ये जो आंदोलन है, तो इस आंदोलन से हम लोग ये पाएंगे कि इसका किस तरीके से संचालन हो, कैसे हम अपने अभीष्ट को हासिल करें। तो इसके लिए कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो साहब काशीराम जी के टाइम पे हुई, और मुझे खुशी है कि इस मूवमेंट के जो योद्धा हैं, जो पुरोधा हैं, ये अधिकांशतः वही लोग हैं जिनको मैंने काम करते हुए देखा है। किसी टाइम में मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष को कभी कभी मैं सलाह दिया करता था, और मुझे खुशी है कि आज माननीय काशीराम जी का वो योद्धा हम सारे लोगों को गाइड करता है। तो मैं समझता हूँ कि जरूर एक भयंकर परिवर्तन होने वाला है। मैं जब साहब काशीराम जी के, तो मैंने ये मान लिया था, मैं एक दिन भीगते हुए बारिश में, हमारे भाई लक्ष्मण सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, बामसेब के बहुत कुशल संगठन करता हैं, हम दोनों लोगों ने सलाह की। मैंने कहा भाई इनकी हम वेबिनार पर सुनते हैं, जूम पर जब कभी सुनते हैं तो कई राज्यों के लोग बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, धर्म प्रकाश भारती से मिला जाए कि ये हम लोगों को क्यों नहीं कोई बात करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे से तो बात हुई है लेकिन आपसे बात नहीं हुई है, तो आप सोचिए। तो मैंने कहा आप क्या सोचते हो? कि मैं तो अच्छा सोचता हूँ, ये बहुत अच्छा काम है, सारे काम छोड़ो इसी को करो। तो उस दिन बहुत भयंकर बारिश हो रही थी आगरा में, और आसपास भी बारिश हो रही थी। मैंने गाड़ी उठाई, मैंने कहा भाई आप उधर से आ जाओ, मैं अलीगढ़ से चलता हूँ, और हमने काफ़ी लंबी बात की। लंबी बात करने के बाद सोचा समझा, तो मैंने ये माना कि भाई कभी कभी अनुभव जो है गणित को फेल कर देता है। एक मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई बच्चों ये बताओ, एक बाड़े के अंदर 10 भेड़े हैं। बादल सिंह बहुत जी मास्टर हैं, बुरा न माने। तो बच्चे जो पढ़े लिखे थे वो हिसाब लगाने लगे, अपनी कलम और कापी निकाल करके। एक उसमें हमारे साहब सिंह बघेल साहब जो बोल गए, ऐसे भी थे मूँछों वाले, वो बोले कि मास्टर साहब मैं बता दूं। तो मास्टर नाराज हो गया, कहने लगा तूने आज तक तो कुछ बताया नहीं है, क्या बताएगा? कि साहब आज और किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या अच्छा चल बता। तो उन्होंने कहा मास्टर साहब उसमें नहीं बचेगी एक भी भेड़।
कि क्या मतलब एक निकल गई तो एक भी नहीं बचेगी? कि एक भी नहीं बचेगी? कि तुझे कैसे मालूम है? कि मेरे यहाँ भेड़ें हैं, मुझे मालूम है कि जब एक निकलती है तो सब निकल जाती हैं। तो अनुभव गणित को फेल करता है। अनुभव के हिसाब से तो 9 बचनी चाहिए, क्यों प्रशांत गौतम जी? लेकिन वहाँ अनुभव के हिसाब से एक भी नहीं बच रही। तो मैं अनुभव के हिसाब से आपसे बोल रहा हूँ कि हमको आपको अब निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़े 1-2 काम आपको करने होंगे, जो अध्यक्ष जी बताएंगे हमको, हम लोग नोट करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, जब किसी संगठन का कोई लक्ष्य होता है तो वही उसके कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होता है। अलग से लक्ष्य हमें आपको नहीं चाहिए। अगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने कोई उद्देश्य बना लिया है, कोई लक्ष्य है उसका, सारी चीज़ें हमारे आपके सामने डिस्कस हो रही हैं। जो कुछ सलाह मशवरा देना है दे दीजिएगा, लेकिन बाद में उसी का लक्ष्य चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नीलम बौद्ध कुछ और कहने लगें, मैं कुछ और कहने लगूं कि यहाँ तो पूजा ही नहीं हो रही, अगरबत्ती नहीं जलाई गई। जो कुछ भी तय होगा वो फिर संगठन ही तय करता है। उसी का लक्ष्य, उसी का उद्देश्य सबके रहने चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कोई गाड़ी होती है तो आपने देखा हो गाड़ी पहियों से चलती है। कोई भी गाड़ी बगैर पहिए के नहीं चलती। लेकिन पहिए कैसे होते हैं उसके? कोई चौकोर पहिए देखे हैं आपने? चाकोनी पहिए नहीं होते। क्यों बेसरा जी? गोल पहिए होते हैं। ऐसे ही संगठन में भी गाड़ी जब ही चलती है जब उसके पहिए होते हैं, और पहिए होते हैं उसके कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता अगर चौकोने होंगे तो फिर संगठन भी नहीं चलेगा। इसलिए हमको अगर गाड़ी को देखना है तो ऐसे ही संगठन को देखना होगा। ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं खाक भी नहीं जानता था जब साहब काशीराम जी के सानिध्य में आया था, लेकिन जो वो बताते गए वो मैं अच्छी तरह से समझता गया। इसीलिए आज मुझे यहाँ मंच पर बिठाला गया है। नहीं तो मैं अभी इसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में किसी लेवल का कार्यकर्ता नहीं हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि बाबूजी आप बहुत प्रभावित करने वाले आदमी रहे हो, आप अलीगढ़ में कुछ लोगों को बुला लो। तो मैंने इसी 18 सितंबर को कोशिश की। मैंने 2-3 हज़ार पर्चे भी छपवाए, अपनी गाड़ी लेकर के गांव-गांव बांटता भी फिरा, बस्तियों में बांटा। यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं अलीगढ़ के, लेकिन बहुत मुश्किल से मेरे ख्याल से 200 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाया था। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 380 तो कुर्सियाँ बिछी हुई हैं। और पूरे देश के लोग यहाँ नेपाल में आए हुए हैं, दूसरे राज्य में, दूसरे कंट्री में। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध के साथ कहना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग खाने के इंतज़ार में हैं, कि हमको बस 1-2 सावधानी ये रखनी है कि अगर कोई आदमी खराब, मतलब जैसे एक टोकरी में आम रखे हों, तो आप संख्या बढ़ाने के लिए सोचो कि भाई एक आम और रख लिया जाए, भले ही खराब सही। अब वो खराब आदमी आपकी संख्या नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके जो आम हैं उन्हें भी खराब कर देगा। वो भी फेंकने पड़ेंगे आपको फिर। इसलिए कोई भी आदमी अगर आपके साथ अच्छा है तो उसको जेठ भर के ले लो, और अगर आपको लगता है तो कहो भैया हमें कोई खास बात नहीं है, संकल्प बांध, मुट्ठी भर लोग ही बहुत होते हैं। काशीराम जी के साथ भी इतने लोग नहीं थे, मैं गारंटी से कहता हूँ। मैं अलीगढ़ में अकेला आदमी था उस वक़्त, लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर अलीगढ़ से जाने क्या क्या होता रहा। आगरा में एक आध आदमी था, लेकिन आपने देखा क्या क्या होता रहा। दुनिया में सब चीज़ जानते हैं हम लोग। तो हमें संख्या बढ़ाने के लालच में जो लोग हमको भटकाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, कोई अध्यक्ष जी के बारे में बताएगा, कोई जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं उनके बारे में बताएगा, कोई किसी के बारे में बताएगा, तो ये वो लोग हैं जो सलाहकार होते हैं। और सलाहकार वो होता है जो बेसराजी काम नहीं करता। सलाहकार का क्या मतलब काम करने से? तो इसलिए हमें ये भी सावधानी आपको और हमको रखनी है। दूसरा, मैंने बताया कि भाई मुट्ठी भर लोग हों, दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन संकल्पवान होने चाहिए। पढ़े लिखे लोग भी 4 तरह के होते हैं। एक साक्षर होते हैं जो बस लिखना पढ़ना जानते हैं। दूसरे जो है शिक्षित होते हैं, जो कुछ पढ़ लिख गए तो वो अपनी नौकरी तलाशते हैं या व्यापार तलाशते हैं। और तीसरे कल्चर्ड होते हैं, जो मान लो कि अपने ये बादल सिंह बौद्ध जी हैं, ये कल्चर्ड है।
नहीं तो इनका तो सब कुछ ठीक है, ये इधर क्यों आ गए। और चौथे होते हैं क्रिएटिव, जिसमें धर्म प्रकाश भारती जी पूर्व विधायक, जिनको मैं कुशल संगठनकर्ता मानता हूं, जिन्होंने उस वक्त बहुत सारे देश को संगठन में जोड़ दिया। आज भी मैं समझता हूं ये फौज जो बैठी हुई है उसी फैक्ट्री की निकली हुई है। इन्होंने सब उस वक्त प्यार मोहब्बत से लोगों को जो बात बताई थी, लोग आज भी विश्वास करते हैं। बस मैं अंत में ये कहते हुए कि देखिए, आज एक बड़ी भारी समस्या है विश्वास की। विश्वास कब होता है? विश्वास त्याग से होता है। अगर बुद्ध जो है राजपाट नहीं छोड़ते तो कोई उनको कबूल करने वाला नहीं था। अगर बाबा साहब अपने परिवार की आहुति नहीं देते तो उनके ऊपर विश्वास नहीं करते लोग। छत्रपति साहू जी महाराज जैसे कोल्हापुर के नरेश ने ये कहा, विश्वास करो, मैं कह रहा हूं ये आपकी भी बेड़ियां काटेगा, पूरे देश में बहुत बड़ा नेतृत्व दे देगा। ये गारंटी ली कोल्हापुर नरेश छत्रपति महाराज साहू जी महाराज ने। तो मैं ये कहता हूं कि हमें त्याग की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम त्याग को छोटा हम समझेंगे तो बात नहीं बनेगी। त्याग जब होता है तब लोगों में विश्वास पैदा होता है, और जब विश्वास पैदा हो जाता है तो फिर लोग समर्पित हो जाते हैं, समर्पण करते हैं। अब मैं 70 साल का आदमी धक्के मुक्के खाते हुए यहाँ समर्पण करने ही तो आया हूँ, और क्या करने आया हूँ आप बताओ? क्यों बहुत नीलम बहुत? तो ये समर्पण तब पैदा होता है जब कोई किसी का त्याग देखता है। मैं बारिश में उस दिन आगरा गया था तो इनके त्याग को देख करके ही गया था कि भाई सारे लोग तो नेता बनने के चक्कर में घूम रहे हैं, ये भला आदमी किधर लौट के आ गया। और सारे लोग खुशामद कर रहे हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ। कांग्रेस वाले कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि इधर आ जाओ, लेकिन ये इधर आ गए। तो इनका ये त्याग है। मैं गारंटी से कहता हूं कि ये त्याग है। नहीं तो आज के टाइम में कोई भी नेता चाहे घटिया हो, 2 कौड़ी का क्यों न हो, वो भी नहीं लौट के इधर आना चाहता। और लास्ट में बात ये कहते हुए कि देखिए, ये जो वर्तमान में जो लोकतंत्र है भारत में, तो ये लोकतंत्र वो नहीं है जो बाबा साहब ने आपको बताया था, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये वो डेमोक्रेसी नहीं चल रही है। यहाँ संस्कृति बनाम सत्ता हो रहा है। जिसकी संस्कृति होगी उसी के पास सत्ता होगी, उसी को सम्मान मिलेगा, उसी को नौकरी चाकरी मिलेंगी, तब संपत्ति आएगी। हम में से कोई भी आदमी जमींदार नहीं, हम नौकरी चाकरियों की वजह से ही संपत्ति वाले बने हैं। तो नौकरी चाकरियां अभी आपकी वापस तभी होंगी जब आप इस लड़ाई को समझ। ये हाथ पैर की लड़ाई नहीं है, ये दिमाग की लड़ाई है, ये बुद्धि से लड़ने वाली लड़ाई है, जिसको माननीय धर्म प्रकाश भारती जी लड़ रहे हैं। इन्होंने सारी प्लानिंग कर रखी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो काम है, पूरे देश के अंदर सामाजिक बदलाव के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए वैचारिक क्रांति का ये एक एजिटेशन है, देशव्यापी वैचारिक क्रांति के लिए एजिटेशन है। इसलिए इसे सावधानी से समझने की कोशिश करो। कुछ लोग तो होते हैं कि चलिए चल जाता है, लेकिन अधिकांश लोग अगर हम वैसे ही रहे भूल भुलैयों में कि भाई लुम्बिनी घूमे आए और कुछ करना नहीं, अब क्या करना है, तो लुम्बिनी घूमने के बाद फिर आपको वहीं पहुंचा दिया जहाँ आज यहाँ तो स्वतंत्र देश में बैठे हुए हो। अभी आपने देखा कि यहाँ की नगर पालिका की वो चेयरपर्सन मैडम आई थी, उन्होंने कितने शानदार तरीके से मतलब अपनी बात को रखा। हम लोग उतना नहीं वहाँ कर पाते हैं। तो मेरा अपना ये है। दूसरा, बाबा साहब को कुछ साथी बोले थे, अभी मैंने औरों के नाम नहीं लिए हैं, कुछ साथी बोले थे कि बाबा साहब को जागना पड़ता है। तो अब उन्हें मत जगाओ, अब आप लोग जग जाएं, हम लोग जग जाएं, तो शायद वो आराम से, क्यों बादल सिंह बौद्ध जी, आराम से बाबा साहब भी कहेंगे अब मेरे बच्चे तमीज आ गई है, लायक हो गए, कायदे के हो गए। आज भी बाबा साहब को जगना पड़े तो ये ठीक बात नहीं है। तो मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि अब हम जगेंगे, जैसे जगे हुए ऐसे ही रहेंगे। और दूसरा, मेरा अंत में ये बात कहते हुए, एक किताब मैंने पढ़ी, वो है 21st सेंचुरी अवतार,
वुमेन आर द 21st सेंचुरी अवतार, ये एम श्रीनिवास जो ब्राह्मण है उसकी लिखी हुई किताब है। वो कहता है वुमेन आर द डिफेक्टो कस्टोडियन ऑफ द ट्रेडिशंस, सिद्धांत गौतम जी। वो लिखता है कि वुमेन्स आर द डिफेक्टो कस्टोडियन ऑफ द ट्रेडिशंस, यानी जो हमारी ये ट्रेडिशंस चल रही हैं इसकी वास्तविक कस्टोडियन जो महिलाएं हैं। तो असल में उनका कारोबार यही चला रही है बहन जी, मथुरा से जो आई हैं। चलो मैं आप बुरा मत मानना, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, वो आपको ही बोल रहा है। बहुत बड़ा राइटर है, मैंने वो किताब पढ़ी है, मेरे पास रखी है। तो इसलिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ भारतीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष और उनके साथियों के लिए कि आपको जो है ये जो बुद्धिस्ट वीमेन मूवमेंट है, बुद्धिस्ट वुमेन मूवमेंट, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए पूरी ताकत के साथ। जितना आप अपने भाइयों को खड़ा कर रहे हो उससे दूनी ताकत के साथ उन्हें साधन उपलब्ध करा के, ये हमारा जब तक रिलीजन का बुद्धिस्ट वुमेन मूवमेंट खड़ा नहीं चलाएंगे हम, तब तक हम उनका मुकाबला नहीं कह सकते, वो तो कर सकते, क्योंकि वो तो अवतार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारा 21st सेंचुरी का अवतार है कि हमारी महिलाएं जो है डिफेक्टो कस्टोडियन है, उनकी ट्रेडिशंस का ये सारा जो महिलाएं बताती हैं, जो कुछ खाक नहीं जानती वो भी सीख जाती है फटाफट। हमने देखा है मोहल्लों में कि वो पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं वो महिलाएं उन्हें नई वालियों को बता देती है, लड़कियों को। तो इसलिए मेरा अंत में आप लोगों के साथ बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देते हुए, आप लोगों का मतलब हौसला अफजाई करते हुए कि अब हमें मतलब जो बुद्ध को जब उसने कहा ना, जब वो बुद्ध जो बुद्ध संबोधि प्राप्त होने के बाद, जब वो कौन थे वो जो उनके पास जो गए कि भाई आप जो है सहमपति जी, जब उनसे कहे कि आप जो है कुछ लोगों को बताइए साहब आपको संबोधि प्राप्त हो गई है, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ की कि भाई मैं बता तो दूंगा लेकिन ये मेरी बात को समझेंगे नहीं, तो इनका भी समय खराब होगा, मेरा भी खराब होगा। लेकिन बाद में जब सहमत हो गए तो सहमपति ने जा रहे थे रास्ते से उछलते उछलते उन लोगों को ये बताते हुए कि अब आपको कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे तथागत बुद्ध को दुख का कारण भी पता चल गया है और दुख का निवारण भी पता चल गया है। इसलिए हमको अब जो है हम बुद्ध के चरणों में बैठे हुए यहाँ ये बात की अपने आप को मजबूती के साथ धारणा बना सकते हैं कि अब हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। ये जो आंदोलन है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से, तो ये किसी राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि कल्चर को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा जो लोग जो है कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हों, सबको कंट्रोल करने का ये काम करेगा। ऐसी हमारी बात माननीय धर्म प्रकाश भारती जी जो इस मूवमेंट के हुआ हैं उनसे हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।